दोस्तों नमस्कार। आज अध्याय 4 के दूसरे एपिसोड में हैं और पिछले एपिसोड में मैंने बात कुछ पूरा रिवीजन करने के साथ-साथ दोहराने के साथ-साथ मैं सदिशीय बीजगणित पर आ गया था और सदिश और अदिश राशियों के बीच में क्या अंतर है, मैंने बताया था। एक बार फिर से याद दिला दूँ, सदिश और अदिश राशियों के बीच में जो अंतर है, अदिश राशियाँ वो है जिसमें कि सिर्फ़ परिमाण की आवश्यकता है। सदिश राशियाँ वो है जिसमें कि परिमाण, दिशा और वो राशियाँ जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सदिश योगीय जोड़ नियमों को का पालन करते हैं, जो कि सदिशीय बीजगणित का पालन करते हैं। और इस सदिशीय बीजगणित साधारण बीजगणित से थोड़ा भिन्न है और इसके ऊपर हमने चर्चा शुरू की थी और मैंने आपसे कहा था कि आज के दूसरे एपिसोड में मैं आपसे सदिशीय बीजगणित की थोड़ी सी बात और करूंगा और इस अध्याय सबका उपयोग चौथे एपिसोड में जब हम पहुंचेंगे, आखिरी एपिसोड में जब पहुंचेंगे इस अध्याय के, तब हम प्रक्षेप्य गति और एक समान वर्तुल गति में करेंगे। तो आज शुरू करें आज के लिए। तो अदिश राशियाँ देखिए, थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं। अदिश राशियाँ जैसे समय, सेकंड, द्रव्यमान, तापमान, एंट्रोपी आदि, इस तरह के जो राशियां हैं वो अदिश राशियां हैं, जिनको कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इनकी व्याख्या करने के लिए सिर्फ प्रमाण देने की जरूरत है। मेरे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें किसी दिशा की बात नहीं है। ये जो मैंने मेरा द्रव्यमान 65 किलोग्राम है, किसी दिशा की बात नहीं की मैंने। तो दोस्तों आइए बात करें इन राशियों के बारे में। अदिश राशियां वो हैं जिनमें कि सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर चली हुई तय की गई दूरी एस, द्रव्यमान, तापमान, समय आदि आदि बहुत सारी राशियां आप पढ़ेंगे, बहुत सारी आप देखेंगे। जैसे अब मैं दूरी, चली हुई दूरी 10 किलोमीटर मैंने दूरी तय की, किसी दिशा की बात करने की जरूरत नहीं है। मेरा द्रव्यमान 65 किलोग्राम है, किसी दिशा की जरूरत नहीं है, द्रव्यमान पूरी तरह से एक्सप्लेन हो गया। इस वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है, समय की है ना, टी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरा विस्थापन 10 किलोमीटर हुआ, विस्थापन किस दिशा में हुआ ये बताना आवश्यक है, तभी विस्थापन की व्याख्या हो पाएगी। तो ऐसी राशि सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां सदिश राशियां वो हैं जिसको की व्याख्या करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता है। हालांकि ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, सदिश राशियां वो हैं जिसको की व्याख्या करने के लिए, जो कि जिसमें परिमाण है, जिसमें दिशा है और उनमें साधारण बीजगणित लागू नहीं होता, उनमें एक सदिशीय बीजगणित लागू होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से रख लीजिए। तो सदिश राशियां जिसमें दिशाएं होती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, दूरी, त्वरण, बल, संवेग मोमेंटम, पी, बल लगाया, किस दिशा में लगाया। अगर जब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि किस दिशा में बल लगाया, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, उसका कोई समझ नहीं पाएगा। वेग, किस दिशा में वेग है, जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा साथ साथ, तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है, अदरवाइज चाल ही रह जाएगा। इस तरह से ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहेंगे। और इनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, इनको हम किताबों, पाठ्य पुस्तकों में देखेंगे कि इनको हम बोल्ड फेस में करते हैं, मोटे मोटे अक्षरों में। देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये टेढ़े थे, ये अदिश राशियों को हम इटैलिक्स टेढ़े अक्षरों से लिखते हैं, लेकिन ये किताबों में ही लिख पाएंगे, आप अपने हाथ से नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे मैं उसका तरीका बताऊंगा आपको। तो ये सदिश जो है आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में देखेंगे मोटे अक्षरों से लिखे जाते हैं। या आप कैसे लिखेंगे, उनके ऊपर तीर का निशान लगा दीजिए। ये देख रहे हैं तीर का निशान लगा हुआ है, उनके ऊपर तीर का निशान लगा दीजिए। तो जिसके ऊपर तीर का निशान लगा दिया, इसका मतलब वो एक वेक्टर सदिश राशि है।
तीर का निशान नहीं है। कुछ किताबों में आप पुरानी किताबें देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरह से भी मिलेगा, इस तरह के भी तीर का निशान लगा देते, ये भी वेक्टर क्वांटिटी कहलाते थे। कुछ जगह इस तरह से करते थे, कुछ जगह इस तरह से करते थे। कोई बात नहीं, सब एक ही चीज है, सब वेक्टर राशियां हैं। लेकिन अब नई किताबों में इन चिन्हों का उपयोग नहीं किया जाता है। अब नई पाठ्य पुस्तकों में, नई परिपाटी में, या तो किताबों में और जहां छपाई है वहां तो बोल्ड फेस होंगे, या फिर जब हाथ से लिखना है तो हम उनके ऊपर तीर का निशान लगाएंगे। तो ये सदिश राशियों का निरूपण है, इस तरह से दिखाते हैं। अब देखिए इसका जो, जैसे कोई सदिश राशि है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सदिश राशि वो राशियां हैं जिसकी व्याख्या उनके परिमाण और दिशा दोनों से की जाती है। अब किसी सदिश राशि का हमें परिमाण निकालना है, कितना है, तो उसके लिए मॉडुलस का सिंबल आप जानते हैं, मॉडुलस का सिंबल लगाते हैं, दो डंडों के बीच में उस क्वांटिटी को रख दें, और तो चाहे तो वो इस तरह से लिखे, चाहे इस तरह से लिख दें, तो इसका मान एक खाली उसकी एक सदिश अदिश राशि रह जाएगी। अब चूंकि अदिश है तो ये इसलिए हमने इटैलिक में लिखा है, ये जैसे इटैलिक में टेढ़े अक्षरों में लिखा है। तो आपके पाठ्य पुस्तकों में तो कर सकते हैं आप, इस तरह से देखेंगे लिखे हुए आप समझ जाएंगे। लेकिन जब आप अपने हाथ से लिखेंगे तो दोस्तों याद रखना कि तीर का निशान जरूर बनाइएगा। अगर तीर का निशान बनाएंगे ऊपर तो वो सदिश राशि है, अन्यथा वो अदिश राशि है। अब इसी तरह से अब हम स्थिति सदिश, अब सदिश राशि, अब मैं बार बार बात कह रहा हूं कि सदिश राशियों को के समझने के लिए हमें एक वेक्टरीय या सदिश बीजगणित की जरूरत होती है, जो कि साधारण बीजगणित से अलग है, भिन्न है। तो अब हम इस बीजगणित की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब इनको समझाने के लिए किसी वेक्टर को हम समझाने के लिए किस तरह से यूज करते हैं कि जैसे एक तीर का निशान बना देते हैं। इस तरीके की चीजों को आप बहुत देखेंगे। आप जरा अभी समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा इन सब चीजों को। तो तीर की दिशा, जैसे जहां तीर बना हुआ है वो उस राशि की दिशा को दर्शाता है, और उसका जो साइज है, जो तीर का साइज है, तीर का जो आकार है, वो उसके परिमाण को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, पूंछ उसकी प्रारंभिक स्थिति को बताता है, और तीर सिरा उसकी अंतिम स्थिति को दर्शाता है। अब हम इस वेक्टर अलजेब्रा की बात आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। तो दोस्तों इसमें एक क्वांटिटी है, एक राशि है, उसका नाम है स्थिति सदिश। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। कहीं कहीं लिखा हुआ दिखेगा आपको पीवी, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर, हिंदी में स्थिति सदिश। तो हम स्थिति सदिश की बात कर रहे हैं। और एक दूसरा होता है विस्थापन सदिश। तो नामों से ही आपको एहसास हो रहा होगा कि स्थिति सदिश उस वस्तु की स्थिति को दर्शाएगा, विस्थापन सदिश उस वस्तु में किसी नियत समय में हुए विस्थापन को दर्शाएगा। तो आइए जरा इसको हम ग्राफ की तरीके से देखें। मान लीजिए ये एक ओरिजिन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इसका ओरिजिन है। ओके, एक्स वाई कार्तीय प्रणाली है और उसका ये ओरिजिन बिंदु है, मुख्य बिंदु है। अब कोई वस्तु ओ पर है, ओ और पी बिंदु पर है, तो अगर इस ओ बिंदु के सापेक्ष हम इस पी बिंदु की स्थिति को देखें तो जो वेक्टर है वो ओपी वेक्टर है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ओपी वेक्टर, या इसको मैं आर वेक्टर के नाम से कह दूंगा। ये आर मैंने देखिए बोल्ड फेस में लिखा है यहां पर। तो ये आर वेक्टर इसका इस बिंदु पी का स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह से कोई अन्य वस्तु है मान लीजिए, या यही वस्तु थोड़े समय बाद गति करती है और पी डैश बिंदु पर पहुंच जाती है। अब इस पी डैश बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा, देखिए ओ से ही। अब चूंकि यहां पर रास्तों की कोई बात नहीं है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की बात है, तो प्रारंभिक बिंदु ओ, क्योंकि हमारे जो प्रणाली है, जो कार्तीय प्रणाली है, उसका जो ओरिजिन है वो ओ पर है, तो ओ से और उस बिंदु तक पी डैश बिंदु है, तो ओ पी डैश वेक्टर होगा, ओ पी डैश। और इस वेक्टर को हमने क्या कहा है, आर डैश। तो इस पी डैश का जो स्थिति सदिश है वो क्या है, आर डैश।
इस P का क्या स्थिति सदिश है? R। देखिए R और R डैश ये स्थिति सदिश हुए। अब स्थिति सदिश हो गए, ये प्रारंभिक स्थिति है। मान लीजिए अब ये वस्तु एक पहले P पर थी, अब वो P डैश पर जा रही है, गति कर गई। अब इसमें विस्थापन हुआ, विस्थापन कितना हुआ? P डैश, P डैश विस्थापन हुआ। अब इस P डैश को हम कैसे कहेंगे? आखिरी बिंदु R डैश माइनस R, R डैश माइनस R। तो ये इसका एक विस्थापन सदिश हो गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अंग्रेजी में इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। विस्थापन सदिश हो गया। तो ये विस्थापन सदिश को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसको इस चित्र में समझने की कोशिश करें। अब हमने ओरिजिन से जो इस चित्र में हमने जो ओरिजिन से जो हमने जोड़ा था उसको हम भूल गए एक मोमेंट के लिए। मान लीजिए P बिंदु से था और इसका रास्ता P से Q बिंदु पर पहुंच गति कर रहा है कोई वस्तु, P से Q पर। तो इसका एक बार रास्ता मान लीजिए ये D होते हुए है, एक बार ये घुमा हुआ नीले रास्ते का रंग से जो देख रहे हैं वो है, और हो सकता है कि एक बार हमने ये रास्ता लिया जो कि बड़ा सीधा सा दिख रहा है। लेकिन हर स्थिति में इसका जो स्थिति सदिश है वो प्रारंभिक स्थिति का क्या है? OP वेक्टर। अंतिम स्थिति का क्या वेक्टर है? OQ वेक्टर। और विस्थापन सदिश क्या है? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, या इसे हम कहेंगे PQ वेक्टर। ओके, ये इसका विस्थापन सदिश होगा। चाहे नोट मैटर, कोई अंतर नहीं पड़ता कि इसका वो किस रास्ते से जा रहा है। मतलब विस्थापन सदिश सिर्फ प्रारंभिक सदिश और आरंभिक सदिश पर निर्भर करता है। अब आप देखिए ये जो इसका पाथ लेंथ वाला मसला था, तो पाथ लेंथ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पाथ लंबाइयाँ हैं ये हमेशा इस विस्थापन सदिश से या तो ज़्यादा है या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकती हैं, उससे छोटी नहीं हो सकती। तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि देख रहे हैं आपने आगे बढ़े हैं ना थोड़े से कि पोजीशन वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश क्या है, विस्थापन सदिश क्या है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और वेग सदिश की बात करेंगे। अब वेग सदिश बार बार नहीं कहेंगे, हम खाली वेग कहेंगे। इसी तरह से त्वरण सदिश नहीं कहेंगे, त्वरण कहेंगे। आगे चल के आगे आने वाले अध्याय में आप देखेंगे बल कहेंगे, खाली संवेग कहेंगे। तो इस सब में निहित है कि ये राशियां सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब देखिए दो वेक्टर या दो सदिश बराबर है कि नहीं, थोड़ा सा और वेक्टर अलजेब्रा को हमें इस अध्याय में समझना होगा। अब आप दो सदिशों को देखिए, दो सदिश हैं। अब क्या दोनों सदिश को कंपेयर, हमें तुलना करनी है ना दोनों सदिशों की। दो सदिश हैं, दो राशियां हैं, तो उनकी तुलना करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, उनके आपस में गुणा करते हैं। ये सब बीजगणित है ना। तो इसी तरह से हम सदिशों का भी बीजगणित करेंगे। अब सदिशों का बीजगणित करेंगे तो देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए ओ ए ये ए वेक्टर है, ओ इसका प्रारंभिक बिंदु है, पी इसका अंतिम बिंदु है, तो ओपी वेक्टर जिसको कि हमने ए वेक्टर कह दिया। इसी तरह से एक दूसरा वेक्टर भी है जिसका प्रारंभिक बिंदु क्यू है, अंतिम बिंदु एस है। अब देखिए दोनों वेक्टर ए और बी दोनों का मान परिमाण बराबर है, बिल्कुल बराबर है, और दोनों की दिशा बराबर है। हालांकि दोनों अलग अलग जगह पर हैं, दोनों के प्रारंभिक बिंदु अलग अलग थे, पर दोनों सदिश राशियां बराबर हैं क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर हैं, दोनों की दिशा समान है। कोई बात नहीं अगर अलग अलग बिंदु से हैं, अलग अलग समय पर भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों राशियां बराबर हैं। तो दोनों ऐसे सदिशों को, ये इस तरह से आप इन दोनों सदिशों को कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों बराबर हैं। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर इस दूसरी तरफ ब्यूटी देखिए, ये वाला केस है ओ डैश क्यू डैश और उनके पी डैश और एस डैश। ये ओ डैश पी डैश हालांकि क्यू डैश एस डैश के बिल्कुल बराबर है, लंबाई बराबर है इसकी, मतलब इनके परिमाण बराबर हैं, मगर दिशाएं अलग हैं। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे से भिन्न हैं, दोनों वेक्टर अलग अलग हैं। तो दो समिश या इस तरह से आप समझ सकते हैं। हालांकि देखिए इस जगह को देखिए, दोनों के परिमाण मतलब दोनों के परिमाण समान हैं इस केस में, ए डैश और बी डैश, बस लेकिन दोनों सदिश भिन्न भिन्न हैं, दोनों सदिश एक जैसे नहीं हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था इस अध्याय के शुरू में ही
कि हम अब सदिशीय बीजगणित समझेंगे और किसी सदिशीय बीजगणित को हम किसी सदिश को किसी वास्तविक संख्या से कैसे गुणन होता है, उसका क्या अर्थ है, हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आपने एक दिशा में 2 न्यूटन का बल लगाया। एक जैसे ये वस्तु है मेरे हाथ में, इस पर मैं 2 न्यूटन का बल लगाता हूं, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में मैं इसमें 4 न्यूटन का बल लगाता हूं, मतलब मैंने बल को 2 से गुणा किया, बल के परिमाण में 2 से गुणा किया। अब दोनों दिशाओं में क्या हुआ, पहले 2 न्यूटन का बल था, फिर मैंने 2 से गुणा करके 4 न्यूटन का बल लगाया, मगर दोनों स्थितियों में इस बल की दिशा एक ही रही, है ना, एक ही दिशा रही। अब आप इसी तरह से इस चित्र में देखिए, एक वेक्टर है, एक सदिश है ए वेक्टर। अब मैंने इसके दूनी लंबाई का दूसरा खींच दिया जो 2a है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैंने सदिश को, ये दो संख्या, दो एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक रियल नंबर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब उसका परिमाण दो गुना हो गया, दिशा वही रहेगी। जब आप उसको किसी वास्तविक संख्या से गुणा कर रहा हूं तो ये बात ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ उसका परिमाण बदलेगा, उसकी दिशा में कोई अंतर नहीं होगा। ये रियल नंबर है, ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है, अपूर्ण संख्या भी हो सकती है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ओके, फैक्टर भी हो सकता है। आप देखिए, अब मैंने इसमें, अब मैं क्या करूं कि अभी तक तो मैंने दिशा, अब मुझे दिशा बदलना है, मान लीजिए उल्टे करना है, दिशा उल्टा करना है। पहले मैं इस दिशा में 2 न्यूटन का बल लगा रहा था, अब मैं इस दिशा में 2 न्यूटन का बल लगा रहा हूं। मान लीजिए समान मात्रा में, समान परिमाण है, लेकिन दिशा बदल दी, तो मैं ये कह सकता हूं ना, मैंने -1 से गुणा किया, उस राशि में -1 का से गुणा किया, जब -1 से गुणा किया कि उसकी दिशा पलट गई। देखिए यहां पर ये एक वेक्टर है ए, अब इसको मैंने दूसरी तरफ से -1 से गुणा किया, ऋणात्मक 1 से, तो इसकी दिशा पलट गई, ओके। ये माइनस है, ये 1.5 गुना है माइनस में, तो इस तरह से मैं वास्तविक संख्या से गुणा कर सकता हूं। आगे आने वाले स्लाइड्स में आप देखेंगे जहां पर कि मैं वियोजन करूंगा, अभी इन वेक्टर राशियों का वियोजन करूंगा, घटक बनाऊंगा इनके, तब आप देखेंगे कि इन सब सिद्धांतों का बहुत अच्छा यूज होगा। और अब आप इसमें, मैं समझता हूं इस इक्वेशन को मुझे समझाने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह गई। ये वेक्टर राशि है, ये इसमें लैम्डा एक रियल नंबर है, तो इसका जो मान होगा, इसका जो मॉडुलस होगा, जो परिमाण होगा, लैम्डा टाइम्स ए, और लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, जहाँ पर कि लैम्डा ए से 0 से बड़ा है। अब आप देखिए, हमने समता की बात कर ली, दो वेक्टर राशियों को आपस में तुलना कर ली, उनका आपस में किसी संख्या से गुणा करके देख लिया। अब दो राशियों को, दो वेक्टर सदिश राशियों का ही आपस में जोड़ या घटाना कैसे, फिजिकली क्या मीनिंग है समझिए। मैं 4 कदम एक दिशा की तरफ चला, देखिए 1 2 3 4, एक दिशा में चला, और इसके विपरीत दिशा में, मान लीजिए इसके विपरीत दिशा में मैं 2 कदम पीछे की ओर हुआ। अब मेरा कुल विस्थापन कितना होगा, पहला वाला वेक्टर था 4, उसका परिमाण था 4, दूसरे वाला वेक्टर दूसरी दिशा में हो गया, उसका परिमाण है 2, तो टोटल वेक्टर कितना हो गया, अगर आप इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन में देखेंगे, उसका परिमाण होगा 2 मात्रक 2 यूनिट्स। मैंने दो वेक्टर्स को जोड़ा है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल लेते हैं, साधारण तो कर लिया, अब दिशा बदलते हैं कि दिशा बदलने में क्या होता है। मान लीजिए मैंने 4 कदम इस पूर्व पश्चिम की ओर चल रहा हूं, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा हूं, 1 2 3 4। अब कोई बात नहीं, अब मैं दक्षिण की तरफ चलता हूं, थोड़ा सा दक्षिण की तरफ मैंने 2 कदम चला, 1 2, यहां ये मेरी अंतिम स्थिति है। ध्यान कीजिए, प्रारंभिक स्थिति इस जगह पर थी, लगभग 4 कदम पीछे की तरफ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखूं, क्षैतिज दूरी देखूं। अब मुझे देखना है कि मेरा कितना टोटल विस्थापन हुआ। अब मैं एकदम से साधारण बीजगणित से नहीं तय कर सकता, आप देख रहे हैं कि साधारण बीजगणित से नहीं कर सकता कि मेरा कितना विस्थापन हुआ है टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर, क्योंकि 6 कदम नहीं है। आप देखिए
लगभग मैं अपनी पुरानी स्थिति पर आ गया हूं। तो ये लगभग 4.5 या 5 कदम के आसपास के लगभग रहेगा। तो ये कैसे जोड़ूं, कैसे करूं, कैसे किया मैंने, कैसे हुआ? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस समस्या को। देखिए मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, पहले ए वेक्टर है यहाँ पर, और दूसरा वेक्टर बी है जिसकी की दिशा उल्टी दिशा में है। मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा मुश्किल लिया है जिससे कि आप थोड़ा सा मनन ज़्यादा करें। अब a प्लस बी मुझे निकालना है, दोनों वेक्टरों का और दोनों सदिशों का योग करना है। अब ये देखो भैया, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं एक के बाद एक आरोपित हो रहे हैं, वन आफ्टर द अदर। तो पहले ए वेक्टर ओ से ए, प्रारंभिक बिंदु ओ, अंतिम बिंदु पी, तो इसका सिरा पी पर है तीर का, और यहां पर इसकी पूंछ है। अब यहां पर इसके बाद में दूसरा वेक्टर बी चला, ये वाला। अब ये जितना बड़ा वेक्टर है उस पूरे वेक्टर को मैंने यहां पर रख दिया, ये पी क्यू की शेप में। अब देखिए इस दोनों की टोटल स्थिति को देखें, कुल स्थिति को देखें, तो प्रारंभिक बिंदु ओ है, अंतिम बिंदु क्यू है। तो इसके बीच में जो आपने तीर किया, क्योंकि तीर का जो निशान है, तो तीर का निशान है वो अंतिम बिंदु की ओर होगा, तो तीर का निशान आप नीले देखिए, नीली लाइन को, तो इस तरफ होगा। तो ये मेरा रिजल्टेंट या टोटल जोड़ीय योग वेक्टर होगा, ओके, संकलित जोड़ वेक्टर होगा। ये संकलित वेक्टर को आर से हमने किया, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ये सारी जो क्वांटिटी मैंने लिखी है ना, ये सब बोल्ड फेस में है, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अदरवाइज अगर ये स्केलर होती तो इटैलिक भी होती और बोल्ड भी नहीं होती। आप जब अपनी कॉपी में बनाएंगे तो इनके ऊपर तीर के निशान बनाएंगे। तो इसमें इन दोनों का जो वेक्टर योग है वो आर है, ए प्लस बी। अब आइए एक दूसरा केस देखते हैं, ये केस देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब मैं बी प्लस ए करता हूं, ए प्लस, अब मैं क्रम बदल देता हूं, मतलब पहले जैसे मैंने अभी चलकर दिखाया था, तो पहले मैं पश्चिम की ओर गया था, फिर मैं वहां से दक्षिण की ओर गया था। अब पहले मैं दक्षिण की ओर चलता हूं और फिर मैं यहां से पूर्व की ओर चलूंगा, तब क्या होगा, तब कुछ स्थिति ऐसी आएगी, मतलब पहले वेक्टर बी फिर वेक्टर ए, तो पहले वेक्टर बी आ गया, ये देखिए ये इनिशियल पोजीशन है क्यू, ओके, पहले वेक्टर बी, और फिर जब वेक्टर बी आरोपित हो गया तब उसके बाद वेक्टर ए आरोपित होना शुरू हुआ एस बिंदु से, ये वेक्टर। तो प्रारंभिक कुल मिलाकर दोनों वेक्टरों को देखें तो क्यू एस दैट इज वेक्टर बी प्लस एस पी दैट इज वेक्टर ए, सदिश राशि ए, इन दोनों का योग बी प्लस ए, यहां से ये नीली लाइन बताएगी, ये नीली लाइन बताएगी, तो क्यू पी बताएगी आपको नीली लाइन। अब आप ये आर देखिए और ये आर देखिए, देखिए ये आर ए प्लस बी था और ये आर बी प्लस ए है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों के परिमाण बराबर हैं। आप ध्यान कीजिए, 2 स्लाइड पहले मैंने बताया था कि चाहे भले ही उनके स्थान अलग अलग हों, अगर दोनों के परिमाण, दो सदिश राशियों के परिमाण बराबर हैं और उनकी दिशाएं समान हैं, तो दोनों सदिश राशियां एक समान कहलाएंगी। ध्यान है ना, जब मैंने बात की थी सदिश राशियों की समता की, उसी समता की को मैं यूज कर रहा हूं। तो दोनों वेक्टर ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ये साहचर्य नियम कहलाता है, राशियों का जोड़ का साहचर्य, एसोसिएटिव लॉ, सादृश्यों के योग का साहचर्य नियम कहलाता है। अब आप देखिए 3 वेक्टर हैं, अब एक के बाद एक के बाद एक 3 वेक्टर हैं, ऐसे 100 वेक्टर हो सकते हैं एक साथ, हम 100 वेक्टर को सबको जोड़ सकते हैं, लेकिन अब 3 के लिए देखते हैं। देखिए पहले वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी और फिर वेक्टर सी, देख रहे हैं आप, इसकी पूंछ, इसका सिरा ए वेक्टर। अब बी वेक्टर की पूंछ ए वेक्टर के सिरे से मिलेगी और बी वेक्टर के जो सिरा है उससे सी वेक्टर की पूंछ मिलेगी। तो ये जो अब बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये दोनों मिलकर के मुझे ए प्लस बी प्लस सी देंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कैसे मिल रहा है मुझे, देखिए ए बी, तो इन दोनों का जो योग होगा, ये योग होगा ए प्लस बी
जैसे मैंने यहां पर किया है, a प्लस बी ये वाला होगा प्लस सी, तो ये जो होगा मेरा a प्लस बी प्लस सी होगा। इसी तरह से अब मैं देखिए, अब मैं पहले b प्लस सी करूंगा, मैं नहीं करता a प्लस बी, मैं पहले b प्लस सी करूंगा, मैं पहले b प्लस सी करूंगा, b सी, तो ये वाला जो वेक्टर है ये मेरा b प्लस सी वेक्टर हो गया। अब इसमें मैं a वेक्टर लगाऊंगा, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी, फिर से वही वेक्टर आ गया। तो मैं चाहे a प्लस बी प्लस सी करूं या a प्लस बी प्लस सी करूं, यहां देख रहे हैं ना आप, पहले a प्लस बी का जोड़ निकाला, फिर इसमें c जोड़ा, फिर उसके बाद, लेकिन दूसरी तरह से मैं कर सकता हूं, b प्लस सी को जोड़ा और फिर बाद में मैंने a जोड़ा। इसी तरह से आप ऐसा भी कर सकते थे, c प्लस a प्लस बी, या आप ऐसा भी कर सकते थे, c प्लस बी प्लस ए। कैसा भी आप किसी तरह से भी जोड़ें, आपको हर स्थिति में रिजल्टेंट या जो टोटल योग है वो एक ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब यह है, इसको हम सदिशों के योग का सहचार्य नियम कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। अब हम सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, जहां पर कि ए वेक्टर योग तो हमने करना सीख लिया, इसी तरह से 100 राशियां भी होंगी, 100 राशियों को भी हम जोड़ लेंगे। बस अंतर यह है कि समान तरह की राशियों का ही जोड़ होगा। आप यू कांट ऐड डॉग्स विद हॉर्सेस टुगेदर, आपको एक ही तरह की राशियों का एक साथ जोड़ना होगा। आप अलग अलग चीजों को नहीं जोड़ सकते हैं। योग की अवधारणाएं जो साधारण बीजगणित में है वही सदिशीय बीजगणित में भी है। सारी राशियां एक ही प्रकार की होंगी। अगर अगर एक विस्थापन है तो सारी विस्थापन होंगी, एक वेग है तो सारे वेग होंगे, एक बल है तो सारे बल होंगे, एक संवेग है तो सारी राशियां संवेग होंगी, एंड सो फार सो ऑन, इस तरह से। अब देखिए सभी यही बात व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन में भी होगी। तो व्यवकलन करते समय मान लीजिए मुझे a माइनस बी निकालना है, तो इसको मैं दोस्तों कुछ इस तरह से लिख सकता हूं ना, हमेशा a प्लस माइनस बी। मैं इसी ट्रिक का यूज करता हूं, ए ये है बी ये है, ठीक है। तो माइनस बी क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, ये देखिए ये माइनस बी। अब इसको और इसको मैं जोड़ दूं, वो क्या जोड़ा है मैंने, देखिए ए और माइनस बी, ये रहा। तो ये मुझे मिल गया R2 इज इक्वल टू आर ए माइनस बी। सिमिलरली अब a प्लस बी क्या होगा, देखो दोस्तों, a प्लस बी, ए और b, ये a1 प्लस बी हो गया। मतलब a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी। आप साफ साफ देख रहे हैं दोनों की दिशाएं अलग अलग हो गई। ये साधारण, ये आपके कॉमन सेंस में भी यही है, आपका कॉमन सेंस भी यही कहता है और सदिशीय बीजगणित भी यही कहता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस a माइनस बी को हम हमेशा इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सबट्रैक्शन आगे करेंगे। सबट्रैक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ एडिशन, मतलब जो व्यवकलन है या जो घटाते हैं हम, वो एक खास स्थिति है जोड़ने की, ये हम हमेशा से जानते हैं। उसी सिद्धांत को हमने यहाँ पर भी उपयोग किया है दोस्तों। हाँ, अब देखिए शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है आपके पढ़ेंगे आगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किसी सदिश राशि का किसी वास्तविक संख्या से गुणनफल, ये मैं बता चुका हूँ। अब आप देखिए, मैं आपको और कुछ संकलन मतलब जोड़ना, व्यवकलन मतलब घटाना, इसकी भी व्याख्या कर चुका हूँ। अब आप देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर, दो वेक्टर है, अब मैंने a प्लस बी तो कर लिया, a माइनस बी भी कर लिया। अब मैं a प्लस माइनस ए ये करना चाहता हूं, या a माइनस ए, मतलब एक वेक्टर a वेक्टर ये है a, तो माइनस ए क्या हुआ दोस्तों, ये वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा, सिर्फ एक बिंदु। इस बिंदु को हम शून्य सदिश कहेंगे। इस बिंदु का परिमाण चूंकि शून्य है, तो इसलिए ऐसे वेक्टर सदिश को शून्य सदिश कहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक कोई वेक्टर a है,
मान लीजिए 5 मात्रक उत्तर दिशा में, तो आप देखिए इसका परिमाण हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो अब मैं अगर इस तरह से लिखूं कोई a डिवाइडेड बाई इसका परिमाण, या जिसको हम सीधा इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब कोई तीर का निशान नहीं है तो इसका मतलब इसको मैंने खाली परिमाण की बात कर रहा हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ भैया, देखिए इसका जो एक सिर्फ दिशा की बात हो गई, लेकिन इसका जो परिमाण होगा वो यूनिटी होगा, 1। इसका जो परिमाण होगा दोस्तों वो सिर्फ 1 होगा। और ऐसे सदिश को हम एकांक सदिश कहेंगे। मान लीजिए ये वेक्टर था जिसकी 5 यूनिट थी, 5 यूनिट का वेक्टर था, ये 1 यूनिट का है, इसके एक यूनिट ये है। तो इस वेक्टर को हम, जिसका कि परिमाण सिर्फ 1 है, यूनिटी है, एकांक है, और उसकी दिशा कोई भी हो सकती है, ऐसे सदिश को हम एकांक सदिश कहेंगे, या अंग्रेजी में जिसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर बड़े यूजफुल है, हमारी लाइफ को बहुत आसान बना देंगे। अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा, जब हम आगे चलेंगे तो बड़ा आसान बना देंगे दोस्तों। ये जो विधि थी, आपने ध्यान दिया था दोस्तों कि मैंने यहाँ पर एक के बाद दूसरा वेक्टर लगा रहा था, मैं एक के बाद एक, लेकिन अगर दोनों एक साथ हों, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर मैं एक साथ बल लगा रहा हूं, 2 बल लगा रहा हूं, एक बल इस दिशा में और एक बल इस दिशा में, या एक बल इस दिशा में और एक बल इस दिशा में, अलग अलग दिशाएं हैं, लेकिन दोनों बल एक साथ लग रहे हैं, तब क्या करें? तब तो आप एक की पूंछ दूसरे के सिरे पर नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों बल एक साथ लग रहे हैं और दोनों सदिश एक साथ कार्यरत हैं। मान लीजिए अब आप देखिए ये केस, एक वेक्टर इधर लगा है, दूसरा वेक्टर इधर लगा है। अब ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, लेकिन दोनों को आप एक के ऊपर नहीं लगा सकते। अब आप कैसे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, कैसे इसको जोड़ करेंगे? आप क्या करेंगे कि इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचेंगे, ये तो एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। इस पैरेललोग्राम का जो विकर्ण होगा वो विकर्ण आपका योग बताएगा, वो विकर्ण आपका योग बताएगा। और दो वेक्टरों को और दो सदिशों को जोड़ने की इस विधि को हम समांतर चतुर्भुज विधि, या हम उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। आप इसको जरा गौर दरवाइए कि अगर मैं इसको ट्राइंगल लॉ की तरह से, पहले की तरह से, वन आफ्टर द अदर की तरह से अगर मैं करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। a प्लस बी आर दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों नियम, समानांतर चतुर्भुज योग नियम या त्रिभुज योग नियम, दोनों एक दूसरे के सर्वांगीण हैं, बराबर हैं, एक जैसे हैं, सर्वांग सम हैं, एक जैसे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कौन सा सिचुएशन कब काम करना है, उस सिचुएशन को हम एक के बाद एक या दोनों एक साथ काम करेंगे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, और अगले एपिसोड में हम इसके आगे का थोड़ा सा बीजगणित देखेंगे, और फिर हम भौतिक स्थितियों में इन सदिश राशियों के उपयोग का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।